हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारे मेंडल ने लॉ दिए थे उन मेंडल के लॉ से जो विचलन प्रदर्शित कर रहे थे यानी कि नॉन मेंडेलियन वंशानुगति को हमने पढ़ा था और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा कि जो नॉन मेंडेलियन वंशानुगति है वो किस प्रकार से है, चाहे वो सहप्रभाविता हो, अपूर्ण प्रभाविता हो, बहुविकल्पिता हो या बहु प्रभाविता हो। इन सभी के माध्यम से हमने पढ़ा कि किस प्रकार से मेंडल ने जो इनहेरिटेंस यानी कि वंशानुगति के लॉ दिए थे वो फेल हो रहे थे और कहीं ना कहीं जो बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे पाए जा रहे थे जिनकी इनहेरिडिटी मेंडल के लॉ के थ्रू नहीं हो रही थी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आनुवांशिकता के गुणसूत्रीय आधार क्या हैं, यानी कि क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि हमें इसमें पढ़ना है कि किस प्रकार से जो हमारे आनुवांशिक लक्षण होते हैं या जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किन संरचनाओं के माध्यम से जाते हैं, उन संरचनाओं की क्या भूमिका होती है हमारे लक्षणों को निर्धारित करने में और उन लक्षणों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। आज हमारे लिए इन सब के बारे में पढ़ना है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि मेंडल ने आनुवांशिकता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरियर करने का यानी कि ले जाने का जो वाहक बताया था वो एलिमेंट कहा था उन्होंने, एलिमेंट। देन उसके कुछ टाइम बाद ही उन्होंने इस वर्ड को चेंज करके एक न्यू टर्म दिया था और उस टर्म का नाम था कारक, जिसे हम फैक्टर भी कहते हैं, कारक या फैक्टर। लेकिन मेंडल के जाने के बाद यानी कि 1865 ईस्वी में जब मेंडल के नियम आए थे उसके बाद 1900 ईस्वी में जब उनके नियमों की पुनर्खोज हुई थी, रीडिस्कवरी हुई थी, फिर उसके बाद हमें पता चला कि ये जो हमारे कारक हैं ये एक्चुअल में कारक नहीं हैं बल्कि बहुत सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, बिंदु के समान एकदम संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं के लिए जॉनसन ने जीन का नाम दिया। देन इसके बाद जो और भी कई साइंटिस्ट आए, बवर, सटन, बावेरी और वॉल्डेयर, स्ट्रॉसबर्गर, इन्होंने बताया कि ये जो जीन है उनकी संरचना किस प्रकार से है और ये हमारे शरीर के किन अंगों में पाए जाते हैं, इनका निर्माण, इनकी क्रियाविधि, इनके वर्क सभी के बारे में हमारे लिए बताया गया। तो सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर ने क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र की खोज की थी, क्रोमोसोम्स। यदि आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्र या जो क्रोमोसोम है उनकी खोज किनके द्वारा की गई तो वो हमारे साइंटिस्ट हैं स्ट्रॉसबर्गर। और बर्गर से आप इसे याद रख सकते हैं कि जो हमारे क्रोमोसोम हैं उनकी खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की है। देन इसके बाद इन्होंने डिस्कवरी बस की, फिर इसका नोमेनकल्चर यानी कि इसका नामकरण जो है, ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो नाम है वो अलग एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है वाल्डेयर ने इसे क्रोमोसोम नाम दिया। फिर इसके बाद बवर और बावेरी और सटन आए, फिर उन्होंने भी बहुत सारी अलग अलग अवधारणाएं दी। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम है बावेरी और सटन ने बताया कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, उनकी संरचना किस प्रकार से होती है। मान लीजिए कि ये कोई हमारी सेल है, ये हमारी सेल है और आपको पता है कि कोई भी सेल हो, चाहे वो ह्यूमन की हो, प्लांट की हो, ऑर्गेनिज्म की हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म मोनोसेल्यूलर हो, पॉलीसेल्यूलर हो यानी कि एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, यानी कि कोई भी ऐसी संरचना जिसका निर्माण कोशिका से होता है, उस कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। मान लीजिए हमारी सेल है और इस सेल के बाहर यानी कि जो केंद्रक है, इस केंद्रक के बाहर जो एक प्लाज्मा पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, उसे हम
साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। देन जो ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव या फ्लूइड पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और हमारा जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म है, ये दोनों मिलकर यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, ये दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम जीव द्रव्य भी कहते हैं। और ये जो जीव द्रव्य होता है, इसे ही हम जीवन का आधार या बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि बेसिस ऑफ लाइफ या जीवन का आधार क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो हमारे जीवन का आधार है। फिर इसके बाद ये हमारा जो न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस में कुछ रेशेदार बहुत पतली सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनका व्यास बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इस प्रकार से ये संरचनाएं पाई जाती हैं, और ये जो संरचनाएं होती हैं वो हमेशा जोड़े में पाई जाती हैं। ये जैसे यदि हम इस न्यूक्लियस को जूम करके देखें तो ये हमारा न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम्स हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा ही जोड़े में पाए जाते हैं, यानी कि पेयर्स में पाए जाते हैं। और एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं, और ये जो क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ये इस प्रकार से जो दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हीं दानेदार संरचनाओं के लिए हम जीन कहते हैं, जीन। और उन्होंने बताया कि जो बाबेरी और सटन थे, उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे आनुवांशिक कैरेक्टर या जो आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिटेड होते हैं, वो गुणसूत्रों के कारण होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि आनुवांशिक गुणों के जो वाहक होते हैं, आनुवांशिक गुणों के वाहक आनुवांशिक गुणों के वाहक क्रोमोसोम या हमारे गुणसूत्र होते हैं। आनुवांशिक जो गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का जो काम है वो क्रोमोसोम्स करते हैं। और यदि हम और अच्छे से समझें कि क्रोमोसोम्स में भी जो संरचनाएं होती हैं वो इस प्रकार से दानेदार पाए जाते हैं, और इन संरचनाओं के लिए हम जीन कहते हैं। और ये जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और इसी के थ्रू जो कैरेक्टर हैं वो भी जनरेट होते हैं। अब इसके बाद एक लॉ आया, एक थ्योरी आया, जिसे कहा कि जो हमारे गुणसूत्रीय सिद्धांत कहा जिसे, और आनुवांशिकता के जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है उसका प्रतिपादन सटन और बाबेरी ने किया। सटन और बाबेरी सटन और बाबेरी ने गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और सटन और बाबेरी ने बताया कि जो युग्मक हैं या जो गैमेट्स हैं, प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि गैमेट्स क्या होते हैं। ये जो गैमेट्स हैं जैसे कि स्पर्म और जो एग होते हैं, इन दोनों की फ्यूज़न या फर्टिलाइजेशन के बाद ही हमारे एम्ब्रियो या जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो बबर और सटन ने अपनी थ्योरी में कहा कि जो हमारे आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो युग्मकों के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में होते हैं। मान लीजिए हमारा स्पर्म है, जो हमारा गैमेट है, मेल गैमेट है, और ये जो स्पर्म है, इस स्पर्म के केंद्रक में जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स के थ्रू ही जो कैरेक्टर है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। लेकिन जो स्पर्म होता है वो केवल फ्यूज़न में यानी कि संलयन की क्रिया में अपना केंद्रक देता है। लेकिन यदि हम बात करें कि जो फीमेल का एग होता है, फीमेल का एग और मेल का स्पर्म दोनों ही
अपने अपने आधे आधे कैरेक्टर्स को अपनी नई संतति या ऑफस्प्रिंग को देते हैं, और ये जो कैरेक्टर हैं वो हमारे गुणसूत्र के माध्यम से जाते हैं। और जो गुणसूत्र हैं, आपको पता है कि जब कोई भी डिवीज़न होता है या विभाजन होता है या एक नई ऑफस्प्रिंग बनती है या रिप्रोडक्शन होता है, तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम्स के नंबर्स आधे होते हैं। और इसी प्रकार बावेरी सटन ने बताया कि एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है वांडेन ने बताया कि जो क्रोमोसोम्स हैं यानी कि गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्र की संख्या किसी भी जीव में फिक्स होती है, यानी कि एक सर्टेन नंबर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। और जो ह्यूमन है, इसमें यदि हम क्रोमोसोम्स के नंबर देखें तो 23 पेयर्स पाए जाते हैं, जिसमें यदि हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो वो 46 होते हैं। तो इस प्रकार से बावेरी और सटन ने आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर जाते हैं और आनुवंशिक गुणों के वाहक क्रोमोसोम्स को